Hello, my dear friends, welcome again. Today, we are going to continue our series of videos whereby we are dealing with Indian Contract Act 1872 Part 1. So, let's get started. In previous session, we have studied about how and when the communication of acceptance is complete. तो हमने उसमें जाना था कि जब हम acceptance through letter या telegram करते हैं तब हमारी acceptance या फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब कंक्लूडेड माना जाता है जब हम लेटर को पोस्ट करते हैं। लेकिन जब कोई भी मोड इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा जैसे टेलीफोन है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट कब कंक्लूड होगा जब ऑफरर को एक्सेप्टेंस रिसीव होगी। तो ये हमारा जनरल रूल है। जनरल रूल उस रूल को बताता है जब पार्टीज़ एक दूसरे की प्रेजेंस में होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए एंड बी एक टाइम पे एक किसी चीज़ का ऑफ़र देता है और उसी टाइम पे बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के आमने सामने बैठी हैं। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट कब कंक्लूड होगा जब ए द्वारा दिए गए ऑफ़र को बी एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद बी को वो रिसीव होगी एक्सेप्टेंस। और कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे कंक्लूडेड माना जाएगा जहाँ पे एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है। लेकिन अगर यही ट्रांजैक्शन थ्रू लेटर या फिर टेलीग्राम होती तो उस केस में क्या होता, एक्सेप्टेंस कब कंक्लूडेड मानी जाती। उस केस में एक्सेप्टेंस तब वैलिड होती जब लेटर को ट्रांजिशन में लाया गया, यानी जब लेटर को पोस्ट किया गया और द मोमेंट द लेटर इज़ पोस्टेड तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंक्लूड हो जाता है। और द प्लेस ऑफ कंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज़ द प्लेस from where the letter is dispatched. So I hope पिछला concept आपको clear होगा. If you have any doubt then do comment in my section and I will solve your doubts. So let's get started today's section. Acceptance should be absolute and unqualified. We all know for a valid acceptance it must be accepted in the same way as the offerer makes it. Absolute and unqualified signifies that it cannot be conditional acceptance, means the person to whom the offer is made cannot add on anything other than that has been represented by the offerer. यानी अगर ए ने ये कहा है कि मैं आपको अपनी कार 20,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ तो बी उस पर ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं आपकी कार ले तो लूँगा लेकिन 19,000 में। तो इस केस में क्या हुआ, हालांकि उसने ए के ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है कार बेचने के ऑफ़र को, लेकिन उसने कुछ कंडीशंस में चेंज कर दिया। ऐसी एक्सेप्टेंस एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। तो चलिए रीड करते हैं। फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस इट इज़ एसेंशियल that acceptance should be absolute and unqualified, that is unconditional. When the letter of acceptance contemplates future negotiations for finalization of the terms of the contract, there arises no contract. It may be noted that conditional or qualified acceptance is not the proper acceptance for the creation of a valid contract. If the offer to sell my radio to you, if I offer to sell my radio to you at rupees 500 and you convey that you are willing to pay only rupees 400 for the same, there is no contract in this case. Your willingness to pay rupees 400 is not acceptance of my offer, rather than it is counter offer. तो जैसे ही आप मुझे ये कहेंगे कि मैं आपका रेडियो लेने के लिए तैयार हूँ बट फॉर रुपीज़ 400 ओनली, तो मेरा जो ऑफ़र था 500 रुपीज़ का वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा और आपके द्वारा दिया गया ऑफ़र एट रुपीज़ 400 वो एनफोर्समेंट में आएगा। वो ऑफ़र जब तक मैं एक्सेप्ट ना करूं तब तक एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सो प्लीज़ नोट इट डाउन फ्रेंड्स दैट दिस टाइप्स ऑफ ऑफ़र आर काउंटर ऑफर्स. By your counter offer you are willing to purchase the radio for rupees 400 instead of rupees 500. A contract can arise if I unconditionally accept. अगर मैं आपके ऑफ़र को अगर आप मेरे ऑफ़र को अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर लेते तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में आता। लेकिन
जैसे ही आपने 400 रुपीज़ की कंडीशन रखी तो एक नया ऑफ़र एग्जिस्टेंस में आ गया और पहले वाला ऑफ़र क्या हो गया, ख़त्म हो गया. By conditional acceptance or the counter offer, the original offer is deemed to be rejected. Once the original offer is destroyed by counter offer, it is a dead offer and cannot be accepted unless renewed. Thus, if in the above illustration, after making a counter offer of rupees 400, you have a second thought and now you want to purchase my radio for rupees 500. यानी ये क्या कह रहा है, पहले तो आपने मुझसे ये कहा कि मैं आपका रेडियो लूँगा 400 रुपीज़ में, लेकिन उसके बाद आपको लगा कि चलिए कोई बात नहीं, इतना अच्छा रेडियो है तो 500 भी दे दूँगा. तो आपने फिर मुझे कहा कि हाँ ठीक है, मैं रेडी हूँ रुपीज़ 500 में ही ख़रीदने के लिए. लेकिन अब ये एक एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जैसे ही आपने मुझे पहले कहा कि मैं आपका रेडियो 400 में लूँगा, तो उसी टाइम पे मेरे वाला ऑफ़र तो ख़त्म हो गया. तो अब आपके द्वारा दिया गया ऑफ़र एग्जिस्टेंस में आया, तो जब तक उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी तब तक एक कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं होगा. सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा. सो दिस इज़ इन फैक्ट इन नाउ अनदर ऑफ़र फ्रॉम योर साइड टू परचेज माई रेडियो फॉर रुपीज़ 500. ओके, तो विच कैन रिजल्ट इन a contract if I prefer to accept your offer. So let's read about a case, that is Hand versus French. There was an offer made by A to B for the sale of farm for £1,000. B rejected this offer and said that he will pay only £950, to which A did not agree. Thereupon B said that he was willing to pay £1,000, to which A also did not agree. B sued A and contended that there was a contract by which A was bound. It was held that B had once rejected A's offer by his counter offer. तो जैसे ही B ने कहा कि नहीं, मैं आपका फार्म ओनली £950 में लूँगा, तो वैसे ही उसी टाइम पे B ने जो ऑफ़र किया था £1,000 वाला, वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और B के द्वारा दिया गया ऑफ़र एग्जिस्टेंस में आएगा. और जब तक B के ऑफ़र को A एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं होगा. So it was held that B had once rejected A's offer by his counter offer to pay £950, and this made the original offer to lapse, and therefore no contract has resulted in this case. तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है. You need not to refer any other thing in this section. So let's move to another important point, and that is acceptance or rejection of tender offer must be within reasonable time. Section 2B of Contract Act 1872 defines acceptance. ये हम सब जानते हैं. One cannot doubt that as an ordinary rule of law, an acceptance of an offer made ought to be notified by the person who invites the offer. अच्छा, ये हमने पहले पढ़ा था कि एक इन्विटेशन टू ऑफ़र होता है, या फिर इन्विटेशन टू ट्रीट हम बोलते हैं उसे, और एक होता है ऑफ़र. तो जिसने इनवाइट किया है ऑफ़र्स को, अगर उस पर्सन को कोई ऑफ़र देता है तो एक्सेप्टेंस कौन करेगा, जिस पर्सन ने उस ऑफ़र को इनवाइट किया है. सो हु इनवाइट्स द ऑफ़र टू द पर्सन हु मेक्स द ऑफ़र इन ऑर्डर दैट द टू माइंड्स मे कम टुगेदर. Unless this is done, the two minds may be apart, and there is not that consensus which is necessary according to the Contract Act to make a contract. The natural corollary to this principle is that communication of acceptance should be made from a person who has the authority to accept. The duty is cast on the offeree to accept or to reject such tender offer within a reasonable time. Unless the acceptance is communicated, the contract cannot be said to be concluded. The tenderer does not become bound merely by submitting this offer or bid unless accepted in the same terms and conditions on which it was made. He becomes bound only if his bid is accepted in totality, यानी without any changes, without any या फिर हम कह सकते हैं पार्टली एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती है. तो इससे यहाँ इस पैरा में सिर्फ इतना बताया गया है कि जो पर्सन इनवाइट करता है ऑफर्स को, उसी के ऊपर ड्यूटी कास्ट की गई है कि वो एक्सेप्टेंस भी करेगा. और एक्सेप्टेंस
का मतलब क्या होता है कि दो पार्टीज़ एक चीज़ पे एग्री कर रही हैं इन द सेम सेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको ऑफ़र दिया कि आप मुझे सप्लाई कीजिए 100 टैंक्स ऑफ ऑयल। तो आप डील करते हैं 2 टाइप्स ऑफ ऑयल को, ठीक है। तो अब यहाँ पे एम्बिग्यूटी है कि मैंने आपको कौन से ऑयल के लिए ऑफ़र किया है। तो यही बात इसमें कही गई है कि पार्टीज शुड एग्री इन द सेम सेंस सो दैट देयर माइंड कम टुगेदर, ठीक है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं ऑफ़र कर रही हूँ आपको भी उसी को एक्सेप्ट करना है, सो दैट देयर इज़ नो एम्बिग्यूटी इन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफ़र। तो किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए ये ज़रूरी है कि पार्टीज़ एक ही चीज़ पर एक ही तरीके से एग्री करें। अगर कोई भी एम्बिग्यूटी है पार्टीज़ के बीच में तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिस्टेंस में नहीं ला सकती है। तो जब एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी के ऑफ़र के ऊपर अपनी कंसेंट देती है यानी उसको एक्सेप्ट करती है, तो उस कंसेंट को देते टाइम उसके दिमाग में वही सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए जो दूसरी पार्टी ने ऑफ़र की है। अगर ऐसा नहीं है तो जो कंसेंट दे रहा है उसकी कंसेंट एक वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाती। यही बात अगर आप अपनी बैरेक्ट में देखेंगे तो सेक्शन 13 में लिखी है। वो क्या कहता है, 2 parties आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ठीक है। और इसी को हम लैटिन मैगजीन में कहते हैं कंसेंसस एड आइडम, जो सेक्शन 13 में दिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। नेक्स्ट वी हैव एक्सेप्टेंस शुड बी एक्सप्रेस्ड इन यूजुअल एंड प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7(2), the acceptance must be expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted. It means if the manner of acceptance has been prescribed by the proposal, the acceptance has to be made in that prescribed manner, otherwise the same may be made in some usual or reasonable manner. So what does it mean, usual and reasonable manner? It means the manner which is usually adopted in a particular kind of transaction according to usage or custom of trade. For example, generally the dealings between the two departments of an office are done through letters. So if the proposal does not prescribe the manner in which the acceptance is to be made, then the acceptor is required to make it in a usual and reasonable manner, and in this case the usual and reasonable manner is by letter. So usual and reasonable manner has to be determined according to the usage and custom of trade, and it could be anything, चाहे वो पोस्ट के थ्रू हो, टेलीग्राम के थ्रू हो, टेलीफोन के थ्रू हो। तो यहाँ पे यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर क्या होगी, कौन किस मोड के थ्रू की जाएगी, तो वो हम अलग अलग सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करते हुए डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट वी हैव व्हाट डज इट मीन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि अगर प्रपोजल बताता है, जो प्रपोजल है उसमें ये डिफ़ाइन किया गया है कि एक्सेप्टेंस सिर्फ एक पर्टिकुलर मैनर में हो सकती है, तो एक्सेप्टेंस उसी मैनर में होनी चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसी कोई भी बात नहीं बताता है तो वो किसी यूजुअल और रीजनेबल मैनर में होनी चाहिए। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि इफ़ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स एनी पर्टिकुलर मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन दैट मैनर ओनली। द मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस मे इंक्लूड रिक्वायरमेंट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि अगर कोई प्रपोजल प्रिस्क्राइब कर रहा है मैनर को, किस चीज़ की मैनर को, एक्सेप्टेंस की मैनर को, कि एक्सेप्टेंस किस मोड के थ्रू की जाएगी, कैसे की जाएगी, तो उस मैनर को डिफ़ाइन करते हुए ये भी कहा जा सकता है कि जब आप एक्सेप्टेंस करेंगे तो आपको एक कंडीशन को फुलफ़िल करना होगा। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रपोजल है, उसके अंदर ये कहा गया कि जब आप एक्सेप्टेंस करेंगे मेरे प्रपोजल की तो आपको कुछ कंडीशन फुलफ़िल करनी होगी,
और उस कंडीशन को फुलफ़िल करने के बाद ही हम एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपना हाउस बेचना चाहती हूँ, तो मैंने अपने ऑफ़र में क्या लिखा, अपने प्रपोजल में क्या लिखा, दैट आई वांट टू सेल माय हाउस फॉर ₹10 लाख एंड whoever is willing to purchase it must submit 10% of the purchase money in advance। तो जो भी मेरा घर खरीदना चाहेगा, अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, मेरे ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है, तो उसकी एक्सेप्टेंस वैलिड कब होगी, जब मुझे वो 10% अमाउंट पे करेगा इन एडवांस। ठीक है, जो 10 लाख का 10% अगर वो मुझे पे कर देगा इन एडवांस, तभी एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड मैनर का मतलब ये है कि अगर ऑफरर चाहे तो कोई ऐसी कंडीशन लगा सकता है जो कंडीशन प्रेसिडेंट, ठीक है, ऐसी कंडीशन जो वैलिड एक्सेप्टेंस बनाएगी। अगर वो फुलफ़िल नहीं की गई तो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी, अगर वो फुलफ़िल की गई तभी एक एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। If such conditions are not fulfilled, there does not arise a valid contract। तो इसी से रिलेटेड हम एक केस देखते हैं, दैट इज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस गोवर्धन दास। द चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट इन्वाइटेड फ्रॉम इंटेंडिंग बायर्स टेंडर फॉर द सेल ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ लैक एंड लैक प्रोडक्ट्स। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कोई चीफ था, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट था, उसने ऑफर्स को इनवाइट किया, टेंडर्स को इनवाइट किया, किस चीज़ के लिए, पर बाय करने के लिए। ठीक है, यानी कि वो जो चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर है वो क्या चाहता था, वो कुछ सेल कर रहा था और उसने ऑफर्स को इनवाइट किया उस चीज़ को बाय करने के लिए। ठीक है, वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ सेल subject to which the tenders were to be made was that 25% of purchase money was to be deposited immediately after the close of the sale, that is acceptance of the tender। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे ही किसी ने इस इनविटेशन टू ऑफर में अपना ऑफ़र दिया, ठीक समझ रहे हैं ना आप, देखिए चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर ने ऑफर्स को इनवाइट किया, ऑफ़र किस चीज़ का, बाय करने का। ठीक है, अब जैसे ही वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया गया चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर द्वारा, ठीक है, उसके बाद क्या कंडीशन है कि आपको 25% ऑफ द परचेज मनी इमीडिएटली डिपॉजिट करना पड़ेगा आफ्टर द एक्सेप्टेंस। ओके, सो हेयर इन दिस केस द टेंडर्स ऑफ द रिस्पोंडेंट फर्म वर द हाइएस्ट एंड दे वर एक्सेप्टेड फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट। The respondent firm neither paid the full 25% initial deposit nor the remaining 75% of the price। तो ना तो उन्होंने जो कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी कि आपको इमीडिएट पेमेंट करनी पड़ेगी 25% ऑफ परचेज मनी की, तो उन्होंने वो कंडीशन फुलफिल नहीं की। आफ्टर द नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट वॉज गिवन टू द रिस्पोंडेंट फर्म्स, भाई द गुड्स वर सोल्ड बाय द चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिस फर्म ने बाय करने का ऑफ़र दिया था उसका ऑफ़र एक्सेप्ट भी हो गया था, फिर उसने 25% इमीडिएट पेमेंट नहीं की। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर ने उस फर्म को नोटिस भेजने के बाद अपना जो प्रोडक्ट था किसको सेल कर दिया, किसी और फर्म को सेल कर दिया। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्शन वॉज देन ब्रोट अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट फर्म फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद क्या हुआ कि जो चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर था उसने फर्म के अगेंस्ट एक्शन लिया, ठीक है, फॉर द रिकवरी ऑफ लॉस विच रिजल्टेड ऑन रीसेल। क्योंकि जब उसने उसको बेचा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जिस फर्म का ऑफ़र एक्सेप्ट किया गया था उसने कंडीशन प्रेसिडेंट को फुलफ़िल नहीं किया, तो अगर उसने फुलफ़िल नहीं किया तो चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर ने अपना प्रोडक्ट किसी और को बेचा और किसी और को बेचने के कारण उसको कुछ लॉस हुआ, तो उस लॉस की रिकवरी के लिए चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर ने उस फर्म के अगेंस्ट क्या कई सूट फाइल किया। इट वॉज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट दैट सिंस द रिस्पोंडेंट्स फेल टू कंप्लाई विद द कंडीशन प्रेसिडेंट टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड इन दिस केस। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी जजमेंट दी कि जो फर्म थी जिसका ऑफ़र आपने एक्सेप्ट किया था उसने एक कंडीशन प्रेसिडेंट को तो फुलफ़िल किया ही नहीं,
और जब तक वो कंडीशन प्रेसिडेंट को फुलफ़िल नहीं करेगी तब तक एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। तो इसीलिए आप उस फर्म को फॉर द रिकवरी ऑफ लॉस सू नहीं कर सकते। देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड इन दिस केस एंड देयरफॉर देयर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लाइबिलिटी फॉर द सेम। तो यहाँ पे हमने जाना कि अगर कोई ऑफ़र है उसमें कोई कंडीशन लगाई गई है सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस, मतलब कि उसमें ये कहा गया है कि एक एक्सेप्टेंस को वैलिड एक्सेप्टेंस तभी माना जाएगा जब वो कंडीशन फुलफ़िल होगी, और अगर वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं की जाती तो एक्सेप्टेंस भी वैलिड नहीं होगी, और अगर एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी तो कोई कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में आएगा ही नहीं। तो इस केस में भी हमने यही जाना कि द फेलियर टू परफॉर्म द कंडीशन प्रेसिडेंट does not make a contract. So a contract cannot be concluded until and unless the condition precedent is fulfilled. I hope ये आपको समझ में आया होगा। So let's move into next important topic. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चीज़ें रेलिवेंट है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली दोज थिंग्स ओनली, ठीक है। तो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको केस लॉ भी बता दिया, कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया। तो अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, acceptance should be made while the offer is still subsisting। ये तो हमें हेडिंग से ही पता चल जाता है कि एक्सेप्टेंस हम कब कर सकते हैं, जब तक हमारा ऑफ़र एग्जिस्टेंस में है। अगर ऑफ़र ही एग्जिस्टेंस में नहीं होगा तो हम एक्सेप्टेंस कर ही नहीं सकते। सो इट हैज़ ऑलरेडी बीन नोटेड दैट ऑफरर इज़ फ्री टू विड्रॉ द ऑफर और द ऑफर इज़ रिवोक्ड अंडर वेरियस सर्टन सर्कमस्टांसेस, जो हमारे सेक्शन 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इलस्ट्रेट की गई हैं। After the offer has been withdrawn or has lapsed, there is nothing which can be accepted. It is therefore necessary that acceptance should be made while the offer is still alive and subsisting. Acceptance after the lapse of offer cannot give rise to a contract. Similarly, the offer is deemed to have ended by rejection of original offer or a counter offer. In such a case also, once the offer has lapsed, an attempt to accept the same would not give rise to any legal obligation. Next we have where the contract completes. तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। The contract becomes complete as soon as the acceptance is made by the offeree and unless otherwise agreed expressly or by necessary implication by the adoption of a special method of intimation when the acceptance of offer is intimated to the offerer. As to the completion of the contract and the place where it is said to be concluded, the rule about instantaneous communication. देखिए मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ। ये यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि कब माना जाएगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, कंक्लूड हो गया है, एनफोर्समेंट में आ गया। तो जैसा हमने पहले पढ़ा था कि अगर इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशंस है बिटवीन द पार्टीज़ है, तो कॉन्ट्रैक्ट कब कंक्लूड होगा, जब एक्सेप्टेंस रिसीव होगी। प्लीज़ नोट इट डाउन फ्रेंड्स, इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन में कॉन्ट्रैक्ट कब कंक्लूड होता है, जब एक्सेप्टेंस रिसीव होती है, ठीक है। जैसे इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या आएंगे, टेलीफोन आ गया, फैक्स आ गया, ओके, ईमेल आ गया, तो ये है इंस्टेंटेनियस। और आजकल तो व्हाट्सएप, ये सभी इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। तो जब तक एक्सेप्टेंस रिसीव नहीं होगी तब तक कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं होगा। और अगर हम बात करें एक्सेप्टेंस या फिर ऑफर थ्रू लेटर, जब मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, लेटर है या फिर टेलीग्राम है, तो वो एक्सेप्शंस हैं जनरल रूल की। उनके थ्रू अगर कोई भी कम्युनिकेशन हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट कब कंक्लूड होगा, जब हम एक्सेप्टेंस को पोस्ट करते हैं, ठीक है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को हम डिस्पैच करते हैं, ठीक है, तो तब कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होता है। एंड द प्लेस ऑफ कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर द लेटर इज़ डिस्पैच्ड, ओके। और इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन में द प्लेस ऑफ फॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज़ द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज़ रिसीव्ड। तो यही बात कही गई है इस पैराग्राफ में। सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और इसके बाद हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम करेंगे कंसिडरेशन, जो बहुत ही लेंदी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। सो स्टे ट्यून्ड विद नो लीगल वर्ल्ड। थैंक यू।